हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी चेंज और साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फार्मूलेशन। तो बच्चों, हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको स्टेटमेंट बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है। तो आज उसी पे बेस्ड इंटरनल एनर्जी हम जानेंगे। उसके बाद मैथमेटिकल फार्मूलेशन के बारे में बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो देखो बच्चों, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी जो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में जितने भी टाइप्स की एनर्जीज़ हैं, इस यूनिवर्स में जितनी भी टाइप्स की पॉसिबल एनर्जीज़ हैं, जितने भी टाइप की पॉसिबल एनर्जीज़ हैं, उन सारे एनर्जीज़ का जो सम होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी कहलाता है। बहुत ध्यान से समझो इस चीज़ को, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इस यूनिवर्स में जितने भी टाइप्स के पॉसिबल एनर्जीज़ हैं, जैसे ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गया, यूटी। इंटरनल एनर्जी को देखो बच्चों, सबसे पहले बता दो कि इसे हम कैपिटल यू या फिर कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल यू या कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो इस यूनिवर्स में जितनी भी टाइप्स की पॉसिबल एनर्जीज़ हैं, जैसे ट्रांसलेशनल एनर्जी है, यूटी हो गया, ठीक है। आपका रोटेशनल एनर्जी है, यू आर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, यू ई हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी है, यू एन हो गया। इंटरैक्शन एनर्जी है, यू आई हो गया। तो ये सारे जितने भी टाइप्स की एनर्जीज हैं इस यूनिवर्स में जितने भी टाइप्स की पॉसिबल एनर्जीज हैं, उन सारे पॉसिबल एनर्जीज का जो सम होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी कहलाता है। एंड इट मे बी डिफाइंड एज द total amount of energy associated with a fixed amount of a substance under a given set of conditions is referred to as the internal energy और intrinsic energy of the system। इसे intrinsic energy भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी को हमने अगर कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया तो यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? यू इक्वल टू यू टी, मतलब ट्रांजिशनल एनर्जी, प्लस रोटेशनल एनर्जी यू आर, प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी यू वी, प्लस न्यूक्लियर एनर्जी यू एन, प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। मतलब डॉट 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 जितनी भी टाइप्स की पॉसिबल एनर्जीज हैं इस यूनिवर्स में, उन सारे एनर्जीज का जो सम होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को कभी कभी, अब तो नए बुक्स में कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कुछ पुराने बुक्स में इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सही हैं, आप कैपिटल यू लिखिए चाहे कैपिटल ई लिखिए, ठीक है। तो ये थी इंटरनल एनर्जी। अब बात करते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी चेंज की। तो देखो बच्चों, इंटरनल एनर्जी जो चेंज होता है ये एक तरीके का स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी जो है वो केवल और केवल डिपेंड करेगी किस पे? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही केवल डिपेंड करेगी, ठीक है। ऐसे सिस्टम्स जो केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे अगर डिपेंड करते हैं तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन बोलते हैं। एंड नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरमीडिएट स्टेट। मतलब कहने का कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, इंटरनल एनर्जी चेंज जो है ये एक तरीके का स्टेट फंक्शन है। इसे स्टेट फंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज जब हम निकालेंगे, डेल्टा यू की वैल्यू निकालेंगे या डेल्टा ई की वैल्यू हम निकालेंगे, डेल्टा यू लिखिए चाहे डेल्टा ई लिखिए। डेल्टा यू की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा? डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जीज का जो डिफरेंस होता है, जब उसको हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें इंटरनल एनर्जी चेंज पता चलेगा। और इंटरनल एनर्जी जो होती है वो केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है, ना कि वो इंटरमीडिएट स्टेट पे डिपेंड करता है। इस वजह से इसे स्टेट फंक्शन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो,
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इन द फाइनल एंड द इनिशियल स्टेट्स। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी, अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी भी सिस्टम का, तो डेल्टा यू इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, कौन सी इंटरनल एनर्जी, फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी, फाइनल स्टेट की जो इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है, उससे हम माइनस कर देंगे उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, कौन सी इंटरनल एनर्जी, इनिशियल स्टेज वाली जो इंटरनल एनर्जी होगी, इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज। तो डेल्टा यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल स्टेट माइनस यू इनिशियल स्टेट, या इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, यू एफ मतलब फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी और यू आई का मतलब इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल स्टेट माइनस यू इनिशियल स्टेट। जब हम किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है, फाइनल स्टेट में जो वैल्यू है, उसमें से अगर माइनस करते हैं इंटरनल एनर्जी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का जो इनिशियल स्टेट में होगा वैल्यू, तो हमें क्या मिलता है, डिफरेंस इन डेल्टा यू, डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी पता चलता है। देखो बच्चों, इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे अगर किसी केमिकल रिएक्शन के टर्म में अगर हम बात करें, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन, मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हो रहा है, तो मान लो रिएक्शन में क्या होता है भाई, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू अगर हमें निकालना होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन का अगर हमें इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, तो हम डेल्टा यू इक्वल टू क्या करेंगे, यू प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट, या इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू यू पी माइनस यू आर। देखो बच्चों, यू पी मतलब दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू आर इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। कहने का मतलब डेल्टा यू की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, इंटरनल एनर्जी चेंज अगर हमें पता करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी से रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें इंटरनल एनर्जी चेंज पता चलेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हो रहा है वो पता चलेगा। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखो बच्चों, इस चीज़ को जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मैं बता दूं कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस होता है, उसके पीछे दो रीजन हो सकता है, मतलब किन्हीं दो वेज के थ्रू, किन्हीं टू वेज के थ्रू ही क्या होता है, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की चेंज हो सकती है। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो तरीके से चेंज हो सकती है। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि वो सिस्टम जो है, उस सिस्टम में हीट फ्लो हो रहा हो, मतलब हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, मतलब अगर हीट का फ्लो, ठीक है, हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं हीट फ्लो इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम, और हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर हीट फ्लो हो रहा हो या सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा हो। पहला वे ये हुआ, पहला तरीका तो ये हुआ कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो तरीके से चेंज हो सकती है। पहला तरीका हमने क्या बताया कि उस सिस्टम से हीट एनर्जी क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, या उस सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर कर जाए, उस सिस्टम में हीट एनर्जी फ्लो हो जाए। कहने का मतलब हीट फ्लो इनटू द सिस्टम और हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम, ये पहला रीजन हुआ। और दूसरा रीजन क्या हुआ बच्चों, दूसरा
कारण ये है कि जब किसी भी सिस्टम पे वर्क हो रहा हो, ठीक है, या फिर सिस्टम वर्क कर रहा हो, तो वहाँ भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है सिस्टम की, ठीक है, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो दूसरा वे क्या है, वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। मतलब अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है या फिर सिस्टम वर्क अगर कर रहा है तो वहाँ पे भी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, ठीक है, किसी भी सिस्टम की। अब इसका हम मैथमेटिकल डेरिवेशन अगर देखें तो सपोज हमने कर लिया कि सपोज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अंडर अ पार्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन हमने ले लिया U1। करने का मतलब किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमने ले लिया, सपोज कर लिया कि U1 है, ठीक है। तो सपोज द Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, और उस सिस्टम में कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जा रही है, Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जा रही है। उस सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हो रहा है, Q अमाउंट। दिस विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, और इससे क्या होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फ्रॉम U टू U1 प्लस Q। क्या होगा भाई, उस इंटरनल एनर्जी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले क्या होगी, U होगी, ठीक है, ठीक है। तो U से क्या हो जाएगा, U से U1 प्लस Q हो जाएगा। U1 प्लस Q क्यों होगा, क्योंकि U1 क्या है आपका, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, हमने इंटरनल एनर्जी सिस्टम की U1 माना है, और उस सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है, तो U1 प्लस Q हो जाएगा टोटल, ठीक है। और इसमें जो सप्लाई हो रही है सिस्टम में हीट, अमाउंट ऑफ हीट, दिस विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, जिससे इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है ऑफ द सिस्टम, ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम यू टू U1 प्लस Q, ठीक है बच्चों। अब देखो, नाउ इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे, अगर वर्क डन हो रहा है तो वहाँ पे W की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो वहाँ पे W निगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है इसलिए W की वैल्यू प्लस में होगी, ठीक है। तो नाउ इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल फर्दर इंक्रीज, उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो फिर से बढ़ जाएगी जब सिस्टम पे वर्क होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पे वर्क होगा तो जाहिर सी बात है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, फर्दर इंक्रीज करेगी, ठीक है। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द फाइनल स्टेट इज U2, मान लो इनिशियल स्टेट में क्या हमने माना था, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की U1 माना था, और फाइनल स्टेट में यहाँ क्या माना जा रहा है, फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, U2 होगी, क्या होगी, U2 होगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव U2 इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। देखो बच्चों, U1 प्लस Q तो ये पता ही है, ठीक है। W की प्लस W कैसे आया, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, और U2 क्या है, फाइनल स्टेट में, फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी है, किसी भी सिस्टम की फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी U2 है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, U2 इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी से अगर हम माइनस करते हैं इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी, तो ये डिफरेंस हमें बता रहा है किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q प्लस W। यही आपका क्या है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, क्या है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। बच्चों इसको याद कर लेना, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फार्मूलेशन है।
अब इस मैथमेटिकल फार्मूलेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और इसी मैथमेटिकल फार्मूलेशन के बेसिस पे 4 कंक्लूजन्स भी हैं। कितने हैं? 4 कंक्लूजन्स हैं। तो एक एक करके सारे कंक्लूजन्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, कंक्लूजन नंबर 1 बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, मैथमेटिकल फार्मूलेशन क्या था भाई, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। अब ध्यान से समझो, पहला कंक्लूजन ये है कि अगर डब्लू की वैल्यू 0 हो जाए, अगर डब्लू की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे सिस्टम पे किसी भी तरह का वर्क नहीं हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट इफ़ नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब किसी सिस्टम पे कोई भी वर्क नहीं होगा तो वहाँ पे डब्लू की वैल्यू 0 होगी, और जब डब्लू की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, क्योंकि डब्लू की वैल्यू यहाँ 0 हो गई। ठीक है, तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, डेल्टा यू अगर क्यू के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू क्यू के इक्वल कब होगा? जब डब्लू की वैल्यू 0 होगी। कहने का मतलब जब सिस्टम पर वर्क नहीं होगा, जब सिस्टम पे किसी भी तरह का वर्क नहीं होगा तो वहाँ पे डब्लू की वैल्यू 0 होगी, और उस कंडीशन में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा वो किसके इक्वल होगा? क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम के इक्वल हो जाएगा। ये प्लस क्यू है ना, तो दिस इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। अब देखो बच्चों, सेकेंड कंक्लूजन नोट करो। इक्वेशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज अगर 0 हो जाए, किसी भी सिस्टम में अगर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ठीक है ऑफ द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, इट मीन्स दैट इट इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो वहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू माइनस डब्लू। क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू Q इक्वल टू, उधर जब W जाएगा तो किस साइन में हो जाएगा? माइनस साइन में हो जाएगा। तो बच्चों ये सेकेंड कंक्लूजन है। देखो सेकेंड कंक्लूजन में क्या बता रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी चेंज अगर 0 हो जाता है किसी भी सिस्टम का, तो वहाँ पे Q जो होता है वो माइनस डब्लू के इक्वल होगा। Q मतलब क्या होगा? Q इज द हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ये क्यू क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे अब माइनस साइन के साथ है डब्लू, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। हम क्या कह सकते हैं कि अगर डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई तो उस कंडीशन में वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। दिस इज द सेकेंड कंक्लूजन। अब बच्चों थर्ड कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हो, इफ वर्क डन इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अगर वर्क डन आपका क्या हो जाए? इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? W इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा V लिखते हैं। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द वर्क डन। इफ द वर्क डन इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है वर्क डन, तो वहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाता है? इक्वेशन W इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा V। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब W की जगह अगर हम माइनस पी इंटू डेल्टा V पुट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो इक्वेशन है उसमें, तो क्या बनेगा भाई? डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे W की जगह हमें क्या रखना है? डेल्टा U इक्वल टू Q। W की जगह क्या रखना है? माइनस P इंटू डेल्टा V। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस P इंटू डेल्टा V हो जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा
वी हो जाएगा। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, उधर जाएगा माइनस पी डब्ल्यू वी, तो क्या हो जाएगा प्लस पी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। मान लो इफ द प्रोसेस इज कैरीड आउट अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। मान लो ये जो प्रोसेस है ये अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हो रहा है, दिस प्रोसेस कैरीड आउट अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में ये प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर ये प्रोसेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। क्योंकि क्या है यहाँ पे, अगर कांस्टेंट है आपका वॉल्यूम, मान लो ये प्रोसेस अगर कैरीड आउट हो रहा है अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी तो जाहिर सी बात है पी इंटू डेल्टा वी 0 हो, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, पी इंटू डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0, क्योंकि पी इंटू डेल्टा वी की वैल्यू 0, तो पी इंटू 0 मतलब 0, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, क्यू इंटू डेल्टा, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू बचेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम किस पे हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे v लिखा जाता है, क्यू वी लिखा जाता है। और क्यू वी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये थर्ड कंक्लूजन है बच्चों। क्यू वी क्या है, दिस इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी चेंज के क्या है, इक्वल है। अब देखो लास्ट कंक्लूजन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ कंक्लूजन की अगर बात करें हम, मान लो ये चीज़ ध्यान से समझो कि देखो Q हो गया या फिर W हो गया, Q और W ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं, ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं होते। Q भी स्टेट फंक्शन नहीं है और W भी स्टेट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि Q जो होता है, हीट जो होता है, वो केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, और W भी केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। इसी वजह से Q और W ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, अकेला Q और अकेला W ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों का सम Q प्लस W, इन दोनों का सम Q प्लस W मतलब हीट और वर्क डन, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम का जो सम होता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन हो जाता है। इस बात को ध्यान से समझो, अकेला Q स्टेट फंक्शन नहीं होता है और W भी अकेला स्टेट फंक्शन नहीं होता है, लेकिन इन दोनों का सम अगर कर दिया जाए, Q प्लस W का सम जो होता है वो क्या कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। क्यों स्टेट फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि डेल्टा U किसके इक्वल होता है, Q प्लस W के इक्वल होता है। अब ध्यान से समझो, अगर डेल्टा U स्टेट फंक्शन हो सकता है, अगर डेल्टा यू स्टेट फंक्शन हो सकता है भाई, तो ये Q प्लस डब्ल्यू भी तो स्टेट फंक्शन होगा, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू अगर स्टेट फंक्शन हुआ तो Q प्लस डब्ल्यू ओवरऑल सम ऑफ हीट एंड वर्क का जो सम होगा वो भी क्या कहलाएगा, स्टेट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो डेल्टा यू अगर स्टेट फंक्शन है तो जाहिर सी बात है Q प्लस डब्ल्यू इज आल्सो स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ये फोर्थ कंक्लूजन था बच्चों। तो आज की वीडियो में रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है बाय द सिस्टम, तो Q की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस 400 जूल हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर हम समझेंगे तो जो वर्क हो रहा है वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम। ए सिस्टम एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ हीट एंड डज वर्क इक्विवेलेंट टू 150 जूल ऑन द सराउंडिंग्स ऑफ द हीट एंड डज वर्क, मतलब यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, इसलिए W की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन में होगी, -150 जूल। अब देखो बच्चों, यहाँ पे फार्मूला हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस डब्लू। अब Q प्लस डब्लू, Q की वैल्यू आपको पता ही है कितना है, Q की वैल्यू कितना है भाई, Q की वैल्यू आपका +400 है, +400। अब ये प्लस हो गया और W की वैल्यू माइनस साइन में है 150 जूल। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा आपका, +250 जूल आंसर आएगा। दिस इज द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम कितना होगा, +250 जूल, 250 जूल होगा, 250 जूल ये आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल है जो कि आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, इसको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, इसमें Q की वैल्यू देखो बच्चों दिया हुआ है कितना, 400 जूल। ठीक है, यहाँ पे W इक्वल टू -P इंटू डेल्टा V से हम निकाल लेंगे क्या, W की वैल्यू जनरली यहाँ पे -5 लीटर एटमॉस्फेयर आएगा। उसके बाद हम आसानी से डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W फार्मूला अप्लाई करके क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ का ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अब 1 लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 101.3 जूल। तो जूल में कन्वर्ट करना होगा आपको लीटर एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो लीटर एटमॉस्फेयर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में। तो यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है, 101.3 जूल। ठीक है, तो जनरली -5 लीटर आएगा, डेल्टा V की वैल्यू आपको कितना आएगी, 5 आएगा, और साइन यहाँ पे -5 होगा, तो डेल्टा V की वैल्यू -5 लीटर एटमॉस्फेयर आएगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे भाई, -5 लीटर एटमॉस्फेयर में 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें W की वैल्यू हमें कितना मिलेगा, W की वैल्यू देखोगे तो -506.5 जूल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W रख के Q की वैल्यू आप कितना रखेंगे, 400, और W की वैल्यू माइनस साइन के साथ कितना हो जाएगा, -506.5। फिर इसको माइनस करेंगे तो 100 माइनस साइन के साथ डेल्टा U की वैल्यू कितना होगा, माइनस, इसका आंसर कितना होगा बच्चों, इसका आंसर होगा डेल्टा U इक्वल टू -106.5 जूल, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, तो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज की, और साथ में रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशन क्या होता है, इसकी बात करूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, हैव अ गुड डे।